हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर जो है काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट सेट किए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो मल्टीपल पार्ट्स में आपका प्रायोरिटी सेक्टर मैं कवर कर दूंगा, छोटे छोटे वीडियोज रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना हो। और प्रमोशन का एग्ज़ाम का स्टडी करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं पूछी जाती है। आपसे बस लेटेस्ट अपडेट मांगे जाते हैं ज़्यादातर चीज़ों के। लेकिन अब ये जानना भी ज़रूरी होता है प्रमोशन एग्ज़ाम में कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूर पढ़ लेनी हैं। ओके, तो देखिए, अगर बात करें बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए, तो प्रायोरिटी सेक्टर आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है, जिसमें आपका चेक वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह डिफाइन होते हैं, वो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज से भी पूछा जाता है, बेसिक केवल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। उसके बाद में आपसे एनपीए के बारे में पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है एनपीए के बारे में, क्योंकि एनपीए एक हॉट टॉपिक होता है। प्लस आपसे रिकवरी के बारे में भी पूछा जाता है, जिसमें सरफेसी एक्ट, लोक अदालत, डीआरटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ ये इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको चर्चा ज़रूर से ज़रूर करनी है। उसके अलावा जो आपका आरबीआई एक्ट है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि मतलब एक आपको बेसिक आइडिया रहे कि हाँ, प्रमोशन एग्जाम में हमें क्या क्या देखना है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वैसे शुरुआत करते हैं। पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ कवर कर रखे हैं प्रमोशन से रिलेटेड, 30 वीडियोज़ के आसपास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऐप पर भी अवेलेबल हैं और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। लेकिन अब इसमें हम आने वाले समय में कोशिश यही करेंगे कि 40-50 वीडियो से ज़्यादा ही लेकर के आएंगे, ताकि आपकी प्रमोशन की जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, कायदे से हो जाए। ठीक है, तो जैसे आपने सीआईबी में हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया हुआ है, वैसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार थोड़ा सा इसमें भी ट्रस्ट करके दिखाइए, क्योंकि सीआईबी जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक को अगर हम अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो प्रमोशन का एग्जाम तो उससे कई गुना सरल होता है, कई गुना सिंपल होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो व्हाट आर द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, ये हमारा इसमें हम पढ़ेंगे। उसके अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे जो इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आपका आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आती है, और इसके अलावा भी कुछ अदर्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब केवल एग्रीकल्चर नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि जो है जो किसान है उनकी हेल्प करना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर के तहत एग्रीकल्चर भी आता है, एग्रीकल्चर के जो लोन होते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में कवर होते हैं। एमएसएमई को जो आप लोन देते हैं वो भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर में कवर होते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट, अब देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही, वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में कवर किया जाता है। आप हाउसिंग लोन वगैरह सभी नहीं, ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा या पार्ट 2 पार्ट 3 करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस एमएसएमई के क्या सारे लोन को हम प्रायोरिटी सेक्टर नहीं कहेंगे, तो किस लोन को प्रायोरिटी सेक्टर कहेंगे, उसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आता है। रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें आपका सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जो भी हैं वो सारा आपका प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम अदर्स में रखते हैं, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर की ही एक कैटेगरी होती हैं। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, जो है बेसिकली जो है यहाँ 8 कैटेगरी हैं। और इन देखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में इन 8 कैटेगरी के बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेशन लोन, आप कितने अमाउंट तक का एजुकेशन लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने लोन दिया है तो कितने अमाउंट तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। क्या जैसे मान लीजिए एजुकेशन लोन की बात करें, एक स्टूडेंट ने 50 लाख रुपए का लोन लिया विदेश में पढ़ाई करने के लिए, वो विदेश गया पढ़ने के लिए, अमेरिका चला गया 50 लाख का लोन लेकर के, तो क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर का लोन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। क्या रिन्यूएबल एनर्जी में हम 2 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दें तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की बातें आपसे हम जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में फ्रेंड्स हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं, तो जो टारगेट होते हैं फ्रेंड्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर के, वो हमेशा 2 चीज़ों से लिंक रहते हैं, ANBC और CEOBE कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर कहीं टारगेट लिखा रहेगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट
40% है। प्रायोरिटी सेक्टर को हम PS भी लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कहा गया कि प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% ऑफ ANBC और CEOBE है, व्हिच एवर इज हायर। ये बात आपको अंडरस्टूड करनी होगी, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि 40% जो टारगेट है ANBC, तो पहली बात ANBC क्या होता है, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है। CEOBE क्या होता है, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है फ्रेंड्स। ओके, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो टारगेट होते हैं फ्रेंड्स वो ANBC और CEOBE से लिंक होते हैं। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है आपका CEOBE। अब ANBC ज़्यादा होगा या CEOBE ज़्यादा होगा, जो भी व्हिच एवर इज हायर, वही आपका प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट हो जाता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और समझा देंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ANBC और CEOBE दो चीज़ें होती हैं और इनका फुल फॉर्म ये होता है जो कि आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टारगेट और सब टारगेट की प्रायोरिटी सेक्टर की। तो अलग अलग टाइप के बैंकों के लिए फ्रेंड्स जो है अलग अलग टारगेट होते हैं। तो देखिए, जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं हमारे देश के, यानी नॉर्मली जो कमर्शियल बैंक हैं हमारे देश के, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हमारे देश के SBI हो गया, आपका PNB हो गया, HDFC हो गया, ये सारे बैंक हो गए, ठीक है। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हो गए। उसके बाद में फॉरेन बैंक विथ 20 ब्रांचेज एंड अबव, साथ ही साथ में जो विदेशी बैंक है जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 20 ब्रांचेज या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनके लिए यही सेम टारगेट रहेगा जिसकी हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो हम टारगेट आपको बता रहे हैं ये RRBs पर और स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लागू नहीं होते हैं। SFB पर और RRBs पर ये लागू नहीं होते हैं। उसको हम इसी लेक्चर में आगे देख लेंगे उनके टारगेट क्या होते हैं, ठीक है। RRBs पर क्यों नहीं लागू होते हैं ये बात समझ लीजिए, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं फ्रेंड्स वो ग्रामीण अंचल को या ग्रामीण एरिया को डेवलप करने के लिए होते हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर का भी टारगेट जो है ग्रामीण एरिया को डेवलप करने का ही होता है, या नाबार्ड का टारगेट, ठीक है। तो इसीलिए इनके जो टारगेट होते हैं वो नॉर्मल बैंकों से ज़्यादा होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। RRBs को जो टारगेट मिलेगा प्रायोरिटी सेक्टर वो ज़्यादा मिलेगा, तभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं या जो आपके फॉरेन बैंक हैं जिनकी 20 ब्रांचें या उससे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा अगर किसी फॉरेन बैंक की 20 से कम ब्रांचें हैं तो ये टारगेट उसके लिए लागू नहीं होता है। अगर 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो जो टारगेट जो है SBI को मिलेगा वही टारगेट उस फॉरेन बैंक को मिलेगा जिसकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। अब देखिए, टारगेट की हम बात यहाँ पर करें तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना होता है, 40% ऑफ, जब यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने 40% लिखा है ताकि आपको याद करने में आसान रहे, अदरवाइज यहाँ लिखा जाता है 40% ऑफ ANBC, है ना, CEOBE व्हिच एवर इज हायर, हमेशा हर जगह यही। 18% ऑफ ANBC CEOBE व्हिच एवर इज हायर, जो यहाँ पर बात लिखी हुई है फ्रेंड्स ये समझ लीजिए ये हर जगह जुड़ी हुई है। ANBC CEOBE व्हिच एवर इज हायर, ये हर जगह जुड़ी हुई है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लिख दूंगा हर जगह तो आप फिर पढ़ने में कंफ्यूज होगे। ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो याद करना थोड़ा आसान होता है, पर हमें ये बात ध्यान रखनी होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका मान लीजिए SBI है, उसका प्रायोरिटी सेक्टर का ओवरऑल टारगेट कितना है, तो 40% होता है। 40% ऑफ ANBC, ठीक है, 40 ऐसे लिख कर आएगा, 40% ऑफ ANBC CEOBE, उसके बाद फिर लिखा रहेगा व्हिच एवर इज हायर। अगर ANBC हायर है, ज़्यादा है तो उसका 40%, और अगर CEOBE ज़्यादा है तो उसका 40% हमारा टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। तो किसी भी बैंक का ओवरऑल जो टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर का वो 40% होता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर के लिए जो टारगेट दिया जाता है फ्रेंड्स वो 18% होता है। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए जो टारगेट है वो 7.5% है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो है बीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट होता है वो 12% होता है, लेकिन हम 12% एग्जैक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये मतलब जो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, जिसको हम टेबल 1 में अभी डिस्कस कर लेंगे, उसके हिसाब चलता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो फाइनल टारगेट है वो 10% है, लेकिन ये भी समय के साथ में बढ़ता जाएगा। अभी मतलब फाइनली ये बीकर सेक्शन के लिए 12% टारगेट रहेगा और फाइनली जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 10% रहेगा, लेकिन ये समय के साथ बढ़ता जाएगा। अभी हम टेबल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जो भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हैं या जो विदेशी बैंक हैं जिनकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ध्यान रखिएगा 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनके लिए टारगेट है ओवरऑल या टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 40% ऑफ ANBC CEOBE व्हिच एवर इज हायर, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए कितना टारगेट है, 18% है। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 7.5% का टारगेट है। बीकर सेक्शन के लिए जो है
फाइनल टारगेट 12% का है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10% का है, पर इसमें हम 2 टेबल रेफर करेंगे तब हम फाइनल फिगर बताएंगे। लेकिन ये 3 फिगर्स एकदम क्लियर हैं। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट 40%, एग्रीकल्चर के लिए 18% और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एग्रीकल्चर में हैश लगा करके दिया हुआ है, तो देखिए ये है 18%, आउट ऑफ विच अ टारगेट ऑफ 10% इज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो ये जो 18% है इसमें से 10% जो है टारगेट वो सेट है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से लिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर का टारगेट है उसमें से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही करना होगा, कारपोरेट फार्मर्स के लिए आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बताया आपको कि वीकर सेक्शन के लिए जो हमारा फाइनल टारगेट है वो 12% है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए फाइनल टारगेट 10% है, पर हमें टेबल रेफर करनी होगी। तो आइए टेबल देख लेते हैं। देखिए वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है फ्रेंड्स वो है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से टारगेट सेट किए गए हैं। ये अभी लेटेस्ट जो आरबीआई का सर्कुलर उसके हिसाब से है। 2020-21 के लिए 10% है, 21-22 के लिए 11% है, 22-23 के लिए 11.5% है और 2023-24 में फाइनली जाकर के इसको 12% पहुंचाना है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए जो मैंने यहाँ 12% ये फाइनल टारगेट है वही आपको यहाँ पर लिख करके दिया हुआ है, पर ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका वीकर सेक्शन का टारगेट पूछा जाए। मान लीजिए 2021 और 22 चल रहा है, तो हमारे वीकर सेक्शन का टारगेट अभी कितना है, 11% हमारे लिए प्रायोरिटी सेक्टर में वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है वो 11% है। तो याद रखिएगा 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, तो 2020 उसके बाद में 21, 22 और 23 ऐसे याद रख लीजिए। 20-21, 22 हो जाए, 21-22, 22-23, 23-24 हो जाएगा। यहाँ 10%, 11%, फिर 11.5% और फिर फाइनली 12% का टारगेट है फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वीकर सेक्शन का टारगेट 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कितना है, तो याद रखना होगा 11.5% होता है। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 12% फिगर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें वो उसी क्रम में याद रखना होगा। एक बार एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कहूँ तो देखिए एक बार लिखते हैं हम लोग। देखिए 2020, फिर 21 लिख लीजिए, 22 लिख लीजिए और 23 लिख लीजिए। उसके बाद में फिर क्या करिए, अब 20 लिखा है तो 21 लिख लीजिए, 22 लिख लीजिए, यहाँ पर 23 लिख लीजिए, यहाँ पर 24 लिख लीजिए। उसके बाद में कितना टारगेट था, 10% इसके लिए, फिर 11% इसके लिए, 11.5% और फाइनली 12%। इस क्रम में आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यही टेबल मैंने आपको एक बार फिर से बना के दिखा दी। रिवीजन करने से ही फ्रेंड्स जो है सक्सेस मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेबल 2 हमें रेफर करनी है। देखिए टेबल 2 देख लेते हैं, ये रही आपकी टेबल 2। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो हमारे टारगेट हैं 2020-21 के लिए 8%, 21-22 के लिए 9%, 22-23 के लिए 9.5% और 23-24 के लिए 10% है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे फ्रेंड तो वहाँ पर क्या था, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 11.5 है, वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, और यहाँ पर 12% है। उसी क्रम में भी ये भी चल रहा है। देखिए यहाँ 8 से शुरुआत है, 8 से 1 बढ़ा 9, 9 से फिर 0.5 बढ़ा 9.5 और उसके बाद में फिर जो है 0.5 बढ़ा 10 हो गया। उस मतलब एकदम सेम पैटर्न पर ही चलता है। यहाँ देखिए, यहाँ 2022-23 के लिए जो टारगेट है 9.5 है और यहाँ पर देखिए 2022-23 के लिए जो टारगेट है 11.5 है। तो बस हमें ये याद रखना होगा शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो वीकर सेक्शन के लिए शुरुआत 10% से हो रही है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 8% से हो रही है। अगर आप ये बात याद रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8% याद है तो अगली बार 9 हो जाएगा, अगली बार 9.5 हो जाएगा, अगली बार 10 हो जाएगा। ये वीकर सेक्शन, ये हमने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात की। और वीकर सेक्शन का कहाँ शुरू है, 10 से। अगर 10 है तो अगली बार 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, अगली बार 0.5 बढ़ेगा 11.5 हो जाएगा, अगली बार 0.5 बढ़ेगा 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वीकर सेक्शन के लिए। तो याद रखना कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है। फाइनेंशियल ईयर याद रखिए और उसके इक्विवेलेंट ये वैल्यूज याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको बता दी कि अगर एसबीआई है या कोई डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है प्लस कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 ब्रांचेज हैं या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनके लिए जो टारगेट हैं ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% होता है। एग्रीकल्चर के लिए आपको टारगेट 18% मिला है, उसमें से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जरूर देना है। माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए जो टारगेट है 7.5% का है। वीकर सेक्शन के लिए फ्रेंड जो है 12% फाइनली है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए 10% फाइनली है। अगर ये आपको याद रहता है कि 12% फाइनली है तो आप इससे वैल्यू ड्राइव कर सकते हो। देखो कैसे, वीकर सेक्शन के लिए लास्ट में 12 आना है,
इसका मतलब उसके पहले 11.5 होगा, उसके पहले 11 होगा, उसके पहले 10 होगा। देखिए इसी से हमने ड्राइव कर लिया। अगर फाइनली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10 है तो 10, उससे पहले 9.5, उससे पहले 9 और उससे पहले 8 हो जाएगा, है ना। फाइनेंशियल ईयर लिखना है तो ध्यान रखिए 2020 से शुरू करिए, 20, अगला 21, अगला 22 और अगला 23। अब अगर यहाँ 20 लिखा तो 20 21 हो जाएगा, 21 लिखा तो 21 22 हो जाएगा, 22 लिखा तो 22 23 हो जाएगा, 23 लिखा तो 23 24 हो जाएगा। तो मतलब मैं आप लोगों को याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में बीकर सेक्शन के लिए हमने ये टारगेट देख लिया और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए हमने टारगेट देख लिया। अब हम अगला मतलब एक बैंक हमने निपटा दिया। अब दूसरे टाइप का बैंक है फ्रेंड्स, जो फॉरेन बैंक होते हैं जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, उनको क्या टारगेट मिला होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उनकी बात करेंगे, उनको क्या टारगेट मिला होता है। तो ध्यान रखिएगा उनको सिर्फ एक टारगेट मिला होता है, यही टोटल प्रायोरिटी सेक्टर वाला टारगेट मिला होता है, बाकी कोई टारगेट नहीं मिला होता है। तो अगर कोई विदेशी बैंक है, कोई विदेशी बैंक है, उसको जो टारगेट मिला होता है वो होता है कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट आपको 40% का दिया जाता है, उसको कोई अलग से टारगेट ऐसा नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें उसके लिए नॉट एप्लीकेबल होती हैं। तो अगर कोई विदेशी बैंक है जिसकी ब्रांचेज केवल 10 हैं तो उसके लिए एग्रीकल्चर का प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नॉट एप्लीकेबल, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए नॉट एप्लीकेबल, बीकर सेक्शन के लिए नॉट एप्लीकेबल, स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए नॉट एप्लीकेबल। तो उसको टारगेट क्या मिला होता है? केवल ओवरऑल जो है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट उसको 40% मिला हुआ होता है, बस और कोई टारगेट मिला ही नहीं होता है। तो याद रखना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं उनको सिर्फ एक टारगेट मिला होता है, वो होता है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, वो भी 40% होता है। ठीक है, तो फॉरेन बैंक हैव नो अदर टारगेट आर सब टारगेट, इसके अलावा उनको कोई टारगेट में नहीं मिला होता है। एग्रीकल्चर के लिए कोई टारगेट नहीं, उसके बाद में स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए कोई टारगेट नहीं। ओवरऑल टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% होता है ऐसे विदेशी बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं हमारे देश में। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन उन्होंने रखी हुई है कि ये जो जैसे चूंकि विदेशी बैंक है तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। तो वो क्या करेंगे, अब चूंकि एक्सपोर्ट क्रेडिट हमने देखा हुआ है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट भी पार्ट होता है प्रायोरिटी सेक्टर का। देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। अब विदेशी बैंक है तो वो एक्सपोर्ट वाले काम में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा, एक्सपोर्ट वाले काम में ज़्यादा पैसा लोन देना चाहेगा। तो वहाँ पर भी आरबीआई ने कंडीशन रखी हुई है कि अप टू ही 32% विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट। ठीक है, यानी कि अगर कोई बैंक है जिसको 40% का आपने प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट दिया विदेशी बैंक को, तो उस 40% में वो ज़्यादा से ज़्यादा 32% जो है लोन जो दे सकता है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए दे सकता है। लेकिन उसके अलावा जो 8% बचा, उस 8% को उसे किसी न किसी और एरिया में देना पड़ेगा। किसी न किसी और एरिया का मतलब कौन कौन से एरिया पर, यहाँ पर समझ गए। तो विदेशी बैंक अगर कोई है जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं, उनको होता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट में आप 32% दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा 32% दे दो, लेकिन जो 8% आपको बचता है 40% में से, उसको आपको इन किसी न किसी, चाहे एजुकेशन लोन में दो, चाहे हाउसिंग लोन में दो, चाहे एग्रीकल्चर में दो, चाहे कहीं पर भी, इस तरीके का मतलब जो है एक रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाई गई है। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो पहली बात ये कि फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हो उसको जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट होता है वो 40% का होता है, उसमें से 32% वो एक्सपोर्ट क्रेडिट में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकता है। शेष जो 8% बचता है उसको किसी न किसी और सेक्टर में, चाहे एजुकेशन लोन के रूप में, चाहे हाउसिंग लोन के रूप में, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कहीं ना कहीं और देना पड़ता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में अब बात करेंगे फ्रेंड्स जो है हम आरआरबीज की। ठीक है, तो ये जो रूरल बैंकों में लोग काम करते हैं, आरआरबीज के हमारे जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं बैंक प्रमोशन की, उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछेगा आरआरबीज का ही खास करके। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारी कैटेगरीज हैं, टारगेट हैं। देखिए यहाँ पर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 75% हो जाता है। मैंने कहा नहीं था कि जो ये टारगेट है इनका आरआरबी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए जो मैंने यहाँ बताया था, एक्सेप्ट आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की थी, तो आरआरबी पे ये टारगेट लागू नहीं होते हैं यहाँ 40% नहीं। क्यों? क्योंकि आरआरबी जो होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में ही ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको टारगेट भी बड़ा मिला होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आरआरबी को जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है 75% है। एग्रीकल्चर इनका वही 18% है जो सबका था, और 18% में भी ये जो हैश लगा है ये है 10%। 18% में से 10% उनको, देखिए 18% में से 10% उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ता है। उसके बाद माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% है। तो यहाँ देखिए कोई चेंजेज नहीं आए हैं, 18% चाहे एसबीआई हो और चाहे बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो, सबके लिए सेम है। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए भी सेम है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एडवांस टू बीकर सेक्शन की हमने वहाँ पर बात की थी,
तो वहाँ पर क्या था, एक टेबल बनी थी। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है कि वीकर सेक्शन के लिए 15% है और वो भी फिक्स है, ये मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरआरबीज के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है, तो ये 15% ही है, फाइनेंशियल ईयर चाहे जो हो। याद कीजिए, अभी वापस आइए अगर यहाँ पर, तो देखिए वीकर सेक्शन के लिए जो हमारा टारगेट था फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे एसबीआई वगैरह के लिए 12% था, है ना। 12% तब था जब ये टेबल फॉलो करनी थी। लेकिन आरआरबीज के लिए ये टेबल लागू नहीं होती है। आरआरबीज के लिए जो वीकर सेक्शन का टारगेट है वो ओवरऑल 15% है, फाइनेंशियल ईयर चाहे जो भी हो। कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए, अपनी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर आप चाहें तो वीडियो के स्पीड में भी बढ़ा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि एक बार पढ़ लीजिए तो दोबारा फिर आपको इन सब चीज़ों में ना पढ़ना पड़े और ना कन्फ्यूजन रह जाए, यही कोशिश करके मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। तो वीकर सेक्शन के लिए फ्रेंड जो है आपका टारगेट कितना हो गया, 15% हो गया, वो भी फिक्स हो गया। लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के केस में अभी भी टेबल 2 अप्लीकेबल है, जो हमने टेबल 2 की बात की थी। यहाँ पर देखिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए टेबल 2 थी ना, जिसमें 8% शुरुआत में था और 10% लास्ट में हो रहा था। तो ये टेबल इनके लिए भी अप्लीकेबल होती है। कैसे चलती है ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए, 8%, 9%, फिर 9.5% और फिर 10% हो जाता है, या 8%, 9%, 10%, 8%, 9%, 9.5% एंड 10%। और ये किसके लिए, 2020-21 के लिए, 21-22 के लिए, 22-23 के लिए और ये 23-24 के लिए होता है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में यहाँ पर जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है वो 75% यहाँ पर आरआरबीज को दिया जाता है। उसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, लेंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइजेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी ओनली अप टू 15% ऑफ ANBC। तो यहाँ पर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप जो ग्रामीण, मतलब इनका कहने का है किसानों को आप ज़्यादा लोन दीजिए, मीडियम एंटरप्राइजेज को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो लोन आप देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ANBC का 15% दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट 75% होता है, उसमें से 15% ही केवल जो है आप खर्च कर सकते हैं। किस काम के लिए, मीडियम एंटरप्राइजेज को लोन देने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देने के लिए या रिन्यूएबल एनर्जी के लोन देने के लिए। उसके बाद में ये हैज़ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि एग्रीकल्चर में 18% टारगेट होता है, उसमें से इस 18% में से 10% यानी कि 10% जो है किसके लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर के लिए बचा कितना, 8%। समझ रहे हैं, ये 10% का मतलब ये होता है, यहाँ पर 18% एग्रीकल्चर का टारगेट है, उसमें से 10% आपको स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए खर्चा करना है। यानी जो 8% एग्रीकल्चर का बचा, इसमें आप कारपोरेट कस्टमर वगैरह को लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण, जो ये हमारे छोटे और मध्यम दर्जे के जो किसान हैं, उनके लिए आपको 10% लोन देना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में ये टारगेट खत्म हो गए फ्रेंड्स हमारे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए आरआरबीज के लिए लोन क्लियर हो गया। आरआरबीज के लिए प्राइवेट सेक्टर का टारगेट क्या है, 75% है। ओवरऑल टारगेट कितना है, 75%। जबकि नॉर्मल बैंक्स के लिए कितना था फ्रेंड, 40% था। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरआरबीज के लिए ये 75% होता है। एग्रीकल्चर का टारगेट सबके लिए सेम है, 18% ही है। केवल किसके लिए सेम नहीं है, ऐसे विदेशी बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं, उनके लिए ये कोई टारगेट ही नहीं होता, उनके लिए सिर्फ एक ही टारगेट होता है, वो भी 40% का ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीकल्चर के लिए टारगेट कितना, 18%। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5%। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है ये है कि वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है वो 15% है और फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा है। ध्यान रखेंगे, आरआरबीज के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट 15% है, वो भी फिक्स है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए जो हमारे टारगेट है फ्रेंड, 8%, 9%, 9.5% एंड 10% है। उसमें से 8% किसका है, 2020-21 के लिए, 21 और 22 के लिए 9% है, 22 और 23 के लिए 9.5% है, और 23 और 24 के लिए 10% हमारा टारगेट होता है, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद में लास्ट कैटेगरी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक में और आरबीज में लगभग सिमिलरिटी है, केवल एक यही चेंज होता है बस, बाकी सब कुछ सेम ही है एक तरीके से। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है। एग्रीकल्चर के लिए 18% है, उसमें भी 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना होगा। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% है। बीकर सेक्शन के लिए 12% होगा फाइनली टेबल 1 के हिसाब से। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 10% होगा टेबल 2 के हिसाब से, जो हम पहले टेबल 1 टेबल 2 देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर बीकर सेक्शन के लिए हमने क्या देखा है, पहले 10%, फिर 11, फिर 11.5, फिर 12, 20-21, 21-22, 22-23,
24। ये वीकर सेक्शन के लिए हो गया। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 8%, 9%, 9.5 और 10 हो गया। 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 के लिए इक्विवेलेंट हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया, ये टारगेट इनके होते हैं। बस यहाँ पर याद कीजिए आरआरबीज में क्या था, ये 15% था, फिक्स था, बस ये 15% फिक्स था। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज ही हैं वहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है फ्रेंड्स। ओके, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उसमें से 10% जो है किसके लिए है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। तो जो टेबल के हिसाब से जो उस समय लागू होगा वो उतना ही रहेगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें 9.5% स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए, तो यहाँ 18% में से 9.5% ही हमें स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को देना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया मेरे ख्याल से सारी बातें लगभग यहाँ पर हमने कवर कर दी। ये अब थोड़ा सा वो लोग देख लें जो मतलब जो है आरआरबीज वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा पॉइंट काम का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑल डोमेस्टिक बैंक अदर देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉरेन बैंक विथ मोर देन ब्रांचेज, यानी सभी के सभी जो डोमेस्टिक बैंक हैं और ऐसे बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, विदेशी बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उन्हें इंश्योर करना है कि ओवरऑल लैंडिंग जो होनी चाहिए नॉन कारपोरेट फार्मर्स, NCF, नॉन कारपोरेट फार्मर्स मतलब यही हमारे जो छोटे दर्जे के किसान होते हैं, कारपोरेट ना हो, डज नॉट फॉल बिलो द सिस्टम वाइड एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर अचीवमेंट विच विल बी सेपरेटली नोटिफाइड एवरी ईयर। तो मास्टर सर्कुलर ये कहता है कि जो भी डोमेस्टिक बैंक हैं या ऐसे विदेशी बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि जो नॉन कारपोरेट फार्मर्स हैं उनको जो आप लोन देते हैं वो पिछले 3 साल का, लास्ट 3 साल का जो सिस्टम वाइड एवरेज है, सिस्टम वाइड एवरेज का मतलब पूरे देश का जो प्रायोरिटी सेक्टर का जो एवरेज है पिछले 3 साल का, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो आपको अलग अलग समय पर नोटिफाई हर साल किया जाएगा। उसमें से जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ये जो नॉन कारपोरेट फार्मर्स के लिए टारगेट था वो 12.14% था ऑफ ANBC और COBE विच एवर इज हायर। देखिए मैंने आपको समझाया था ना कि 40% ऑफ हमेशा लिखा होगा ना, प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है, 40% ऑफ ANBC और COBE विच एवर इज हायर, ऐसे ही लिख करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ये कहा गया कि जो आपका नॉन कारपोरेट फार्मर्स के लिए जो लोन है टारगेट है वो 12.14% से ज़्यादा ही होना चाहिए। 12.14% ऑफ ANBC या COBE जो भी ज़्यादा हो उससे मतलब 12.14% आपको देना होगा, किसको, मतलब नॉन कारपोरेट फार्मर्स या स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है। और सारा एफर्ट लगाया जाएगा किस लेवल पर पहुंचने के लिए, 13.5% ऑफ ANBC। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि भले ही हम यहाँ पर आपको 12.14% का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन हमें एफर्ट लगाना है कि हम 13.5% पर पहुँच जाएँ, ऐसा सर्कुलर कहता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमें यहाँ पर इतनी सारी क्लियर हो जाती है फ्रेंड। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने समझा भी दिया है। एक बार जो है केवल टारगेट देखते चलते हैं। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और विदेशी बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है, 40%। एग्रीकल्चर के लिए कितना है, 18%। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5%। बीकर सेक्शन के लिए क्या है, एज पर टेबल 1 होगा। स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए कितना है, एज पर टेबल 2 होगा। आइए टेबल 1 और टेबल 2 देख लेते हैं। 2020 ये बीकर सेक्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं फ्रेंड, कमजोर वर्ग जो है उसके लिए 2020-21 के लिए 10%, 21-22 के लिए 11%, 22-23 के लिए 11.5% और 23-24 के लिए 12% का टारगेट रखा गया है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए 20-21 के लिए 8%, 21-22 के लिए 9%, 22-23 के लिए 9.5% और 23-24 के लिए 10% का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। अब कोई जो फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हैं तो उसको एक ही टारगेट मिला होता है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट, जो कि 40% का मिला होता है और कोई टारगेट उसे मिला नहीं होता है। आरआरबी जो है उनको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 75% है। एग्रीकल्चर के लिए सेम 18%, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए सेम 7.5%। बस केवल बीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है आरआरबी का वो 15% पर फिक्स है, किसी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बदलता नहीं है। लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए अभी भी जो हमारी टेबल है उसी के हिसाब से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को 20-21 के लिए 8%, 21-22 के लिए 9%, 22-23 के लिए 9.5% और 23-24 के लिए 10% का टारगेट दिया गया है। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBs के लिए टारगेट, प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है 75%, जैसा कि आरआरबीज, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं सिवाय एक जगह पर यही डिफरेंस आता है, ठीक है। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट 75% इनके लिए भी है। एग्रीकल्चर का 18% है, माइक्रो एंटरप्राइज का 7.5% है। बीकर सेक्शन के लिए 12%, जैसे हमारी टेबल में था उसी हिसाब से, यानी कि जो है 10%, फिर 11%, फिर 11.5% और फिर 12%।
उसी हिसाब से लेके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए सेम 8%, 9%, 9.5% एंड 10% वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी चलता है। उसके बाद में ये कहा गया कि जो भी बैंक हैं उनको नॉन कॉर्पोरेट जो फार्मर्स को आपको लोन देना है वो कभी भी जो है पिछले 3 साल का जो एवरेज है, पिछले 3 साल का जो एवरेज है आपका, उससे सिस्टम वाइड उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर और हर साल ये आपको नोटिफाई करके बताया जाएगा बैंकों को कि कितना टारगेट आपको दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए 12.14% इसको रखा गया है। उसके बाद में ये भी कहा गया कि आपको सारे एफर्ट करके इसको 13.5% ऑफ ANBC करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है लेक्चर में, पर हमने चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम प्रायोरिटी सेक्टर जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।